तो आज सुबह मैं छत पर खड़ा कबूतर उड़ा रिया था। मैंने नीचू झांक कर देखा तो कारखानदार का मुलाजिम खड़ा हुआ था। मुझे देखकर बोला, वही कारखानदारिया लमड़ा हुआ है, विनो ने तुम्हें बुलाया है। मैंने किया, अबे पहले ये बता कि कारखानदारिया लमड़ा हुआ है या इनकी बीवी किया। अब वो बोला, खलीफा तुम तो खिल्लीबाजी करते हो, मैं जा रही हूँ, जल्दी से आना। मैंने किया, तू बड़ी घबरी में है, जाकर कह दीजो मैं नहीं आऊंगा। वो बोला, मगर क्यों? मैंने किया, कारखानदार ने क्या मुझे भांड समझा है कि ऐन बर वक्त बुलावा भेज दिया? अबे विनय चाहिए था कि 1-2 दिन पहले बुलावा भेजते। वो बोला, मगर खलीफा जी लमड़ा तो आज ही हुआ है, वो भी अचानक, यूं के कारखानदार के हिसाब से पूरा 1 महीना बाकी था। मैंने किया, ये लमड़ा होगा बड़ा तेज, विसने तो 9 महीने का रास्ता 8 महीने में तय कर लिया। नमस्कार, हर जिंदगी रूबरू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मेघा मामगैन और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको अप क्लोज एंड पर्सनल यानी कि रूबरू करवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनकी ज़िंदगी, जिनकी कहानी हमें इंस्पायर करेगी। मेरे साथ बैठी हैं फौजिया दस्तानगो, जिनकी कहानी ही एक कहानी है। हाँ फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, इतनी खूबसूरत मेरे तारुफ के लिए। फौजिया, आप अपने आप को फौजिया दस्तानगो बोलती हैं। ये दास्तानगो का क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या कहानी है? दास्तानगो मतलब कहानी सुनाना। और दास्तानगो से पहले जब शुरू से कभी भी मेरे नाम के साथ कोई सरनेम नहीं था। और जब मैंने दास्तानगोई शुरू करी, जब मैंने अपने इश्क को बेसिकली अपना काम बनाया, तो उस वक्त मैंने सोचा, सब लोग मुझसे पूछते आपका पूरा नाम क्या है, आपका पूरा नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा पूरा नाम है फौजिया दास्तानगो। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पहचान है वो लोग मुझे दास्तानगो की हैसियत से ही हमेशा याद रखें। कौरवों और पांडवों की बुद्धि का भाग्य गति के द्वारा नाश हो गया था। यही कारण है कि उन्होंने मेरे उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार होता है जब अच्छे से अच्छा मनुष्य भी अच्छे से अच्छी बात पर ध्यान नहीं देता है और इसी कारण कभी बहुत कुछ और कभी सब कुछ खो देता है। दास्तानगोई ये जो ट्रेडिशन है, ये क्या है? ये कहानी सुनाने का ओरल ट्रेडिशन है, इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ, दास्तानगोई एक उर्दू का आर्ट फॉर्म है जिसमें हम उर्दू में कहानियाँ सुनाई जाती थी। तिलिस्मे होशरुबा, मीर हमजा की दास्तानें होती थी उस जमाने में, और आखिरी दास्तानगो थी मीर बाकर अली। तो आपको कहाँ से, मतलब आपके फैमिली में है दास्तानगोई या कैसे आप? देखिए, फैमिली में तो ये है कि बचपन से मैं पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ है मेरा, और बचपन से ही किस्से कहानियाँ सुन के हम बड़े हुए हैं। मतलब कहानी सुनाने का कोई भी फ़न ऐसा नहीं है जिससे हम वाकिफ़ नहीं हो, पुरानी दिल्ली वाले। तो जब 2006 में ये रिवाइव हो रही थी दास्तानगोई, तो वहाँ से मैंने इसको देखा और फिर मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया। तो जब आपने शुरू किया तो कहीं जहन में आया ये सवाल कि अभी तक तो इसको मेल बैस्टियन कहा जाता है, आपसे पहले कोई भी वुमन दास्तानगो नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा, डर लगा, हिचकिचाहट लगी? तो जब मैंने दास्तानगो बनने की ठानी तो मुझे मालूम था ये रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ, क्योंकि एक तो उस वक्त मेल दास्तानगो ही 2-3 थे बस, ठीक है, मतलब वो ही एस्टैब्लिश नहीं थे। दास्तानगो एकदम शुरू हो रही थी, और वुमेन दास्तानगो तो मतलब लोगों अनहर्ड ऑफ इट। का दौर शुरू हुआ। कौरवों ने पांडवों पर जुए का जाल फेंका और छल कपट से सब जीत लिया। यहाँ तक कि रानी द्रौपदी को भी युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया। तो जब मैंने दास्तानगो शुरू करी, मुझे पूरी तरह से एहसास था कि एज ए वुमेन दास्तानगो मेरी जद्दोजहद क्या होने वाली है। लेकिन मैंने चुना और मैंने वो किया और मैंने वो करके दिखाया। हाँ, और बगैर किसी सपोर्ट, बगैर किसी उसके करके दिखाया, क्योंकि जब आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से होते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं। हाँ, मेरे पास कोई भी चीज़ विरासत में नहीं आई, मैंने हर चीज़ हासिल की है, अपने काम से हासिल की है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और आज मैंने वुमेन दास्तानगो को एक ऐसे मकाम पर पहुंचाई, मेरी खुशनसीबी है, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की, कि आज वुमेन दास्तानगो, लोग कहते हैं लेकिन नहीं, वुमेन दास्तानगो ही चाहिए, वो इवेंट ऐसा है तो वहाँ वुमेन दास्तानगो ही चाहिए। दैट्स इट।
आपको अपना पहला शो याद है? मुझे अपना पहला शो याद है, बिल्कुल। मैंने पहला शो किया था दास्तान आज़र जादू की किया था मैंने, और वो आई डिस्कवरी आई में था 2006 में। और उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर वो शो निकला और फिर लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने अभी तक मेल दास्तान गो को सुना था, एक वुमेन दास्तान गो का जो फ्लेवर है, जो एक नई चीज़ जो वो लेकर आती हैं, बीइंग अ वुमेन, वो उनको बहुत पसंद आया। तो वहाँ से एप्रिसिएशन भी मिला और काफ़ी बार लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा अरे आप दास्तान गोई कैसे कर सकती हैं, वुमेन तो कभी दास्तान गोई करती नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छी चीज़ें सुनने को मिली हैं, बुरी चीज़ें भी सुनने को मिली हैं। खाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय 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 जय। ये आपका प्रोफेशन मानती हैं इसको या पैशन है? तो बचपन से ही मैं स्टेज पर हूँ मेघा। हाँ, मेरे पास एक फ़ोटो है राजीव गांधी का जिसमें वो खड़े हैं और मैं गाना सुना रही हूँ वहाँ पे ग्रुप सॉन्ग में। तो बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत शौक था, लेकिन ज़िंदगी ने कभी मौका नहीं दिया कुछ उस तरह की चीज़ करने का, क्योंकि जद्दोजहद थी। मेरे फादर स्कूटर मैकेनिक थे और घर में इतने पैसे नहीं थे। तो मैं 7th क्लास से मैंने ट्यूशन्स करनी शुरू करी और अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, क्योंकि पढ़ाई करके नौकरी हासिल करना बहुत ज़रूरी था। मैंने असल में जामिया से सोशियोलॉजी ऑनर्स किया था, फिर मैंने मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया 8 साल। उसके बाद मैं लेक्चरर थी SCRT में। हाँ, लेकिन 2006 से ये सिलसिला मेरी जॉब के साथ चल रहा था। 2014 में मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। और मेरे घर वालों को लगा, मेरी अम्मा को लगा कि भाई ये क्या हुआ है, लेक्चरर की नौकरी छोड़ के कौन ये सब काम करता है। लेकिन और आप जानती हैं कि ऐसे आर्टिस्ट सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और मेघा वो आज भी चैलेंज है, 2019 है ये। ऐसा नहीं है कि मैं इस चैलेंज से बाहर निकल आई हूँ, लेकिन मैं इस सफ़र पे गामजन हूँ। और आपको ना चुनना होता है कि आपको नौकरी करके पैसे कमाने या आपको अपने पैशन, अपने इश्क के साथ निकलना है। तो मैं अपने पैशन और अपने इश्क के साथ मैं सफ़र पे हूँ और मुझे नहीं मालूम कि ये सफ़र मुझे कहाँ लेके जाएगा, मगर मैं बस सफ़र पे हूँ। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो दास्तान गोई है, इसमें आप बैठ के कहानियाँ सुना रहे हैं, किस्से सुना रहे हैं, तो जब हम दूसरे पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट को देखते हैं तो कैसे compete करेगा दास्तान गोई? मतलब एक कहीं तो वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस है, विजुअल इफेक्ट्स हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं, उसके साथ आपको लगता है कि compete कर पाएगा दास्तान गोई? मेरा कोई कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। आप भी इस डिजिटल वर्ल्ड से वाकिफ़ हैं। कई बार हम टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली हम टीवी नहीं देख रहे होते हैं। हाँ, हम बस रिमोट से चैनल चेंज कर रहे होते हैं, जो भी आ रहा होता है हम कुछ और सोच रहे होते हैं। और अब हमें इतनी आदत पड़ गई है ना कि अब व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये वीडियो, वो वीडियो। तो अल्टीमेटली क्या है ना कि अब मुझे लगता है कि आपको ना एक इससे एक निजात भी चाहिए। तो दास्तान गोई मैं समझती हूँ वो उस निजात का जरिया है हमारे लिए। जब लोग हमारे पास आते हैं तो अब ये हमारा बूता है कि हम उन्हें मोबाइल ना देखने दें उस अगले 1 घंटे तक। और लोग रोते हैं काफ़ी बार, जब मैं नन्ही की रानी करती हूँ लोग रोते हैं, और लोग नन्ही की रानी की ख़ास तौर से मैंने देखा है लोग रोते हैं उसके बाद। और जब मैं कल्लो करती हूँ, एक वुमेन बेस्ड कहानी है, तब लोग रोते हैं। तो वो जो एक इमोशनल जो उनका एक बर्स्ट है ना दास्तान गोई के बाद, वो भी मैं उसको हम अपना अचीवमेंट मानते हैं। मेरी टीम दानिश इकबाल, फिरोज खान, फजल राशिद और मैं, कि जब लोग इस तरह से आप उनके दिल को छू जाते हैं, उनके रूह को छू जाते हैं, वो मेरे फन वो है मेरे फन की आखिरी हद, जब मैं उनको दिल को छू जाऊं और वो लोग ऐसे कनेक्ट करें। तो इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है डिजिटल वर्ल्ड से। शाही बाजों की आवाज आसमान तक जाती थी, हर तरफ मुबारक सलामों का था, हर शख्स दस्त बदुआ था कि महाराज युधिष्ठिर की जय हो, महाराज युधिष्ठिर की जय हो। तो ऐसे में जब दास्तान गोई आपके दिल को छू पाती है, तो क्या ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ऐसी कहानियाँ कहीं जाएं जो कि सोशल इम्पैक्ट करें, जो कि समाज में कुछ बदलाव लाएं? मेघा, मैं बेसिकली दोनों तरह के काम कर रही हूँ। ख़ास तौर से जब मैंने दास्तान महाभारत की उर्दू में, जिसको दानिश इकबाल साहब ने लिखा है, और दास्तान राधा कृष्ण उर्दू में, दास्तान अपने राम जी की उर्दू में, तो बीइंग अ मुस्लिम, जब आप
ये कर रहे हैं तो बेसिकली हम कम्युनल हार्मनी का एक मैसेज दे रहे हैं। तरकीब अनासिर में जुदाई नजर आई, न शाना न बाजू न कलाई नजर आई, बाजू पे जो तड़पी न किसी दोष पे सर था, पहलू पे जो चमकी ना दिल था ना जिगर था। और फिर भी पितामह ने तीर कमान उठाया और ऐसा हमला किया कि तीरों की बारिश से आसमान पर अंधेरा छा गया, बड़े बड़े सुरमाओं का दिल दहल गया और अर्जुन जैसे जरी जाने तक का हाथ शल हो गया। जब मैं दिल्ली की दास्तान सुनाती हूँ घूमी कबाबी की, और घूमी कबाबी का मैं खाका सुनाती हूँ, तब भी लोगों को एक लगता है यार मुझे अपने बचपन की याद आ गई, यस मुझे याद है कैसे कबाबी चचा कबाबी होते थे। तो बिल्कुल ये अब मैं दास्तान गोई को एज ए टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई क्रांति लाने वाली हूँ, मैं कोई क्रांति नहीं लाने वाली, मगर एक छोटी सी कोशिश जो मैं कर सकती हूँ अपने आर्ट के ज़रिए वो मैं कर रही हूँ। मैंने लेडी विन कॉलेज की लड़कियों के साथ तकरीबन 10 दिन का एक वर्कशॉप किया था, और उसमें जो मेंटल हेल्थ उनके जो रियल केस स्टडीज़ थी वो होम साइंस कर रही थी वहाँ से, और उनको मैंने कन्वर्ट कराया था दास्तान गोई के स्क्रिप्ट में, और फिर उन्हीं लड़कियों से परफॉर्म कराया था। तो बिल्कुल ये एक टूल है जिसके ज़रिए आप सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में आप ऐसी काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं। अच्छा, आप वर्कशॉप्स करवाती हैं तो क्या दास्तान गोई एक ऐसी चीज़ है कि जो सिखाई जा सकती है? क्योंकि मैं देखती हूँ कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि नहीं नहीं किस्सा तुम सुनाओ, ये जोक है तो तुम सुनाओ, तुम अच्छा बोलती हो, तुम अच्छा बता पाती हो। तो क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप इसके साथ मतलब आपको नवाजा गया है, आप इसके साथ बॉर्न हुए, कोई ऐसा टैलेंट है, या आप सिखा भी सकते हैं दास्तान? ये सिखाया जा सकता है, और सबसे अहम बात ये है कि कहानी सुनाना ना हम हिंदुस्तानियों के अंदर तो है, और हम नॉट हिंदुस्तानी बेसिकली हम सब इंसानों के अंदर है। क्योंकि आप देखिए अगर आप घर जाते हैं अरे मम्मी पता है आज क्या हुआ, ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल है, अरे मम्मी आज पता है क्या हुआ, मम्मी सुनेंगे ओके आज कुछ हुआ है, हाँ। तो ये हम रोज कहानी सुनाते हैं, मगर दास्तान गोई सुनाना उसके कुछ आदाब हैं, कुछ चीज़ें हैं, ज़बान है, तो वो हम सिखाते हैं और वो सीखना पड़ता है। कर्ण की मरने के बाद लश्कर का बुरा हाल था, हर शख्स बेबस और बदहाल था। फिर भीमसेन ने दुशासन का खून पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई। उसके बाद राजा शल और दुर्योधन की बारी थी, तो हो गया युधिष्ठिर के हाथों राजा शल का कत्ल और सहदेव के हाथों मामा शकुनी का वध। अच्छा, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का बचपन है आपका और किस तरह के किस्से कहानियाँ सुनकर आप बड़ी हुई हैं? हाँ बिल्कुल याद है, शेख चिल्ली कहानियाँ सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। तो कोई किस्सा हमें भी थोड़ा सा। तो एक बार मिर्जा गालिब को मुफ्ती सदरुद्दीन बहुत देर तक समझाते रहे, मिर्जा शराब पीने के बहुत से नुकसानात हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि शराबी आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। अब मिर्जा गालिब कहने लगे, भाई जब दुआ मांगेगा ही नहीं तो कबूल क्यों करोगी? अब मुफ्ती साहब बहस पर उतर आए, कहने लगे भाई क्यों नहीं मांगता दुआ? गालिब कहने लगे, दुआ तो तब मांगेगा जब उसे कुछ चाहिए होगा। अब जिस खुश नसीब के पास शराब है उसे भला कुछ और क्यों कर चाहिए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और किसी कहानी का कोई हमें? नन्ही की नानी मैं जब करती हूँ, जो इसमें चुगताई कहानी है। हाँ। तो नन्ही की नानी का असली नाम तो अल्लाह जाने क्या था, लोगों ने कभी उन्हें इस नाम से याद न किया। जब छोटी सी गलियों में नाक सुड़सुड़ाती फिरती थी तो वफातन की लौंडिया के नाम से जानी गई। फिर कुछ दिन बशीरे की बहू कहलाई, और फिर बिस्मिल्लाह की माँ के लक़ब से याद की जाने लगी। और जब बिस्मिल्लाह जापे के अंदर ही नन्ही को छोड़कर चल बसी तो वो नन्ही की नानी के नाम से आखिरी दम तक पहचानी गई। तो इस बहुत बढ़िया। और महाभारत भी मैं करती हूँ, तो महाभारत में एक जंग का सीन है जिसमें, और फिर तो जंग शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल सब, लड़ाई का दिल में जमाए ख्याल, तो संजय बता उनका सब हाल चाल। यानी कि इब्तिदाई जंग का मंजर संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ यूं सुनाया कि जैसे ही अर्जुन गांडीव धनुष चढ़ाए नजर आया, तमाम महारथियों ने वो शोर गुल मचाया कि जमीन और आसमान सर पर उठाया। तमाम पांडु और उनके रफीक राजे महाराजे अपनी अपनी फौजों को हमरकाब लिए आगे बढ़े। उमंगे काबू में न थी, हौसले मयान के बाहर थे, शंख और गौमुख बाजे ऐसे बजे कि बादलों की गरजमान थी।
जमीन से लेकर आसमान तक सबको खबर हो गई कि आज कौरवों और पांडवों का रण पड़ेगा। देवता, गंधर्व, किन्नर सब आसमान से जमीन की जानिब देखने लगे कि कैसा अजीमुशान समा है। जमीन पर बहादुरों और जालों का समंदर जमा है। वाह, ये सारी कहानियां रट कैसे लेती हैं? एक दास्तान को अगर आपको बनना है तो आप में याद करने का बूता तो होना ही चाहिए। बादाम खाती हैं? बादाम का इसमें हाँ, बादाम मैं खाती हूँ, मगर उसका कितना क्रेडिट है ये मुझे मालूम नहीं है। छुरी पेट चाक करती हुई नाव के नीचे तक चली गई। इजार बंद कट गया। छुरी मारने वाले के मुंह से अचानक निकला, मिस्टेक हो गया। जाते जाते फौजिया को एक ऐसा मैसेज है जो आप अपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी जरूर। मैं हमेशा एक शेर कहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये शेर। मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। वाह 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 वाह। उस नूर के इंतजार में थैंक यू वेरी मच फॉर इट। थैंक यू।